हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय थर्ड में हमने रूल पढ़े थे, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल लगाए थे, सभी एग्जाम्पल लगाए थे और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज लगाया था और एक्सरसाइज में हम लोगों ने 4 सवाल लगाया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें कि आपको ग्राफी निरूपण दिया गया था करने के लिए और बीजगणितीय निरूपण मैंने किया था और ग्राफी निरूपण आपको करना था। और ग्राफी निरूपण मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, उससे पहले वाले वीडियो में, कि ग्राफी निरूपण करते कैसे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सभी वीडियो देखे होंगे। आप हमारे साथ नोट्स बनाते जाइएगा, अगर कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आज आगे सवाल हल करते हैं। अध्याय थर्ड ए का आगे की सवाल हल करते हैं और आगे की सवालें सब सेम है और उसको देखिए अपने तरीके से हल करते हैं। बस आपको रूल याद होना चाहिए। जैसे मैंने 4 तक सवाल हल किया था, आज एक्सरसाइज की 5वीं सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज की 5वीं सवाल में लिखा गया था अनुपातों A1/A2, फिर लिखा गया था B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है या संपाती है। आपको बस चेक करके बताना है कि क्या यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। फिर क्या होता है कि संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है उसके अनेक हल होते हैं और इसकी कंडीशन आप जानते होंगे और समानांतर होंगे। इन तीनों कंडीशन में कोई ना कोई तो होगा। पहले हम लोग रूल का रिवीजन करते हैं। रूल का रिवीजन क्या होता है? रूल का रिवीजन करने से पहले आपको नियम याद होना चाहिए कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? कहने का मतलब इन दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, अर्थात यह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती होंगी। मतलब एक रेखा ऐसे जा रही होगी तो दूसरी इसको प्रतिच्छेदित करती है और किसी एक बिंदु पर, और उसका एक ही हल होगा। ठीक। और दूसरी कंडीशन थी कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा तो वह दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब होगा कि एक ही लाइन से दोनों रेखाएं होके जा रही होंगे। ठीक। और तीसरी कंडीशन था कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। चलिए सवाल हल करते हैं। ये तो रूल रहा और सवाल हल करते हैं। जैसे आपका लिखा गया था 5A का पहली जो सवाल थी ऐसा लिखा गया था। दोस्तों, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम क्या करें कि वैसे सवाल याद रहे, तो हम बुक से आपको बता रहे हैं। आप लोग अपना बुक खोल के और सवाल लगाते रहिए घर बैठ के, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ पूरी सवाल को सॉल्व करिए। लिखा गया था 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा समीकरण लिखा गया था वह 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक। ये सवाल नंबर रहा 5 की फर्स्ट सवाल, और ऐसे ही 5 की सेकंड, और जो 5 की सेकंड सवाल है और 5 की थर्ड सवाल है, तीनों सवाल ऐसे ही दिया गया था। जो फर्स्ट समीकरण आपने देखा होगा 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण था 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूपी बोर्ड वाले ही पढ़ सकते हैं। इसको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है। तो चाहे जो पढ़े उसके लिए 2 चर वाले में क्या, उसमें x और y के अलावा और कुछ थोड़ी ना आएगा, कोई नाम आएगा। सब सवालें सेम होंगे। ठीक। इसको चेक कर दें। जब इस प्रकार की सवालें आती हैं तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लिया। मानने के बाद आप लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से जो x का गुणांक होता है वह A1 के बराबर होता है, तो A1 बराबर कितना हो गया? 5। जो y का गुणांक होता है वह B1 के बराबर होता है, तो B1 बराबर क्या हो गया? -4। और जो कांस्टेंट होता है वह C1 के बराबर हो गया, तो C1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। यह समीकरण नंबर 2 रहा। समीकरण 2 से तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जो x का गुणांक होगा वह A2 के बराबर होगा और A2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। जो y का गुणांक होगा वह B2 के बराबर हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा 6। और जो कांस्टेंट होगा वह C2 के बराबर हो जाएगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। इतना दोस्तों करने के बाद आप रूल की तरफ होंगे। रूल आपको याद होना चाहिए कि क्या ये संपाती होंगे कि अद्वितीय हल होंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा।
तो ऐसी कंडीशन चेक करने के लिए पहले आप A1/A2 निकालना। क्या निकालना? A1/A2। जैसा कि आप देखेंगे A1 का मान 5 है बट A2 का मान कितना 7, तो 5/7 हो गया, ये तो डिवाइड होगा नहीं। फिर इसके बाद निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना -4 और B2 का मान कितना है 6। जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 3 6 और आपका आ जाएगा -2/3 -2/3 आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है? C1/C2। C1/C2 जब निकालेंगे तो आप देखेंगे C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना -9, तो ये जब डिवाइड होगा तो -8 कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब कंडीशन चेक करते हैं। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखा गया था A1/A2। A1/A2 का मान कितना था 5/7 और B1/B2 का मान क्या था -2/7, 2/-2/7। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समान हैं? ये देखेंगे 5/7 या -2/3 है, तो ये कभी समान नहीं है। तो कहने का मतलब इस कंडीशन को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और यहाँ से चेक करने के बाद हम इन दोनों से ही बताएंगे। अतः आपको लिखना होगा अतः जो A1/A2 है वो इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो आप दोस्तों जानते हो इसके कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल हैं? अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है। अगर यह समीकरण हल करने की बात करता है तो इसको हल करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हल नहीं करना, बस आपको मतलब चेक करके बताना क्या इसका अद्वितीय हल है कि संपाती है कि समानांतर है, ये चेक कर लिया। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो कि 5A की जो दूसरी सवाल है और तीसरी सवाल है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उस सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसमें क्या लिखा गया था सवाल नंबर 6 को? सवाल नंबर 6 में हम लोग एक हल करेंगे और बाकी 2 सवाल आप हल करेंगे। उसमें 4 सवाल हैं जिसमें कि हम फर्स्ट वाला हल कर सॉल्व कर देंगे, तो आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लेना। ओके दोस्तों, पहले समीकरण पढ़ते हैं। समीकरण में क्या लिखा गया था? लिखा गया था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों। निम्न रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसकी चर की घात 1 हो। चर की घात कितनी? 1 हो। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? अब बात आती है संगत क्या होता है। आपने रूल देखा होगा, संगत का मतलब होता है कि जब उसके अनेक हल हों या अद्वितीय हल हों। जब अनेक हल होगा तो इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब अद्वितीय हल होता है तो इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यह दोनों कंडीशन होगी, कहने का मतलब उसको समझते रूल द्वारा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यह कंडीशन होगा और दूसरी कंडीशन जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, जब ये दोनों कंडीशन होगा तो इसके क्या होंगे? संगत होंगे। ये क्या होंगे? संगत होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वह क्या होगा? असंगत होता है। क्या होता? असंगत। ठीक, तो यह भी दोनों कंडीशन याद कर लेना। कंडीशन याद करने के बाद अब हम लोग सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है और उन सवालों को हल करते हैं। कैसे हल होता? लिखा गया था, पहला समीकरण लिखा गया था x + y = 5। 6 की पहली सवाल x + y = 5 और लिखा गया था 2x + 2y = 10। ठीक, ऐसी सवालों को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले समीकरण को क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। कह रहा था संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और इसको आपको सॉल्व करना वह भी किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो एक हम सॉल्व करते हैं और बाकी सवालों को और आप सॉल्व कर लेना। और सवाल बहुत ही आसान है। तो संगत के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई थी और असंगत के लिए सिर्फ 1 कंडीशन। अब इसमें क्या होगा? समीकरण नंबर 2 को आप थोड़ी सी ध्यान देना। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। संगत और असंगत चेक करने के लिए तो आप लिखना समीकरण 1 से सवाल पहले सवाल नंबर 5 की तरह लगाएंगे। समीकरण 1 से आप देखेंगे इसमें x का गुणांक कुछ है? नहीं है। x का गुणांक 0 नहीं हो सकता। x का गुणांक 1 है तो A1 बराबर क्या हो गया? 1।
y का गुणांक कुछ है नहीं है, तो इसमें y का गुणांक 1 माना जाएगा और b1 बराबर क्या होगा 1, चिन्ह सहित लिखेंगे। यहाँ पे बराबर c1 है या बराबर है, तो दोनों बराबर के इधर हैं, तो तब भी कोई समस्या नहीं होगी, आंसर वही आएगा। तो c1 बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं सवाले, हम आपको रूल बता रहे हैं, आप हमारे साथ सवाले सॉल्व करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि गर्मी एक दिन आ गई या ठंडा मौसम आ गया खूब खींच के सो रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा, हमारे साथ सवाले लगाइए और नोट्स बनाते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए समीकरण 2 से x बराबर क्या है, a2 बराबर क्या हो गया 2, y का गुणांक होगा वह b2 के बराबर, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा +10 हो गया। अब हम संगत और असंगत के लिए चेक करने के लिए हम निकालेंगे a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, तो यह गया 1/2। फिर इसके बाद निकालेंगे b1 अपान b2, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2, तो ये हो गया 1/2। फिर इसके बाद निकालेंगे c1 अपान c2, c1 का मान कितना 5 और c2 का मान कितना 10, 5/10 मतलब 1/2। अब तीनों कंडीशन में आप देखिएगा, थोड़ी से ध्यानपूर्वक देखिएगा, a1 अपान a2 का मान आया कितना 1/2, b1 अपान b2 का मान कितना आया 1/2 और c1 अपान c2 का मान आया 1/2। कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, जब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उस समीकरण के अनेक हल होते हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या होती है समपाती होती है। इसको हम लिख सकते हैं, अतः a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। और इस समीकरण के क्या होंगे, इस समीकरण के अनेक हल होंगे, अर्थात ये क्या होंगे संगत होंगे, और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, ये दोनों क्या होंगी समपाती होंगी, तो ये संगत हो गया। अगर पहली भी कंडीशन आ जाती a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब भी वह संगत होता। अगर वह थर्ड वाली कंडीशन समानांतर वाली आ जाती तो वह क्या होता असंगत होता, तो उसे नहीं हल करते। तो इसको आपको सॉल्व करना और भी किसी विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ विधि द्वारा सवालों को सॉल्व कर देंगे। पहले क्या करना, समीकरण 1 को उठाना, उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, तो 0,5 हो जाएगा, ठीक। फिर समीकरण इसी में y बराबर 0 रख देना और x का मान आ जाएगा 5, तो आपका निर्देशांक हो जाएगा 5,0 हो गया। एक 0,5 आया और 5,0, इसको दर्शा देना, फिर दूसरे वाले समीकरण को दर्शा देना। दोनों समीकरण एक ही रेखा से होके जाएंगे, और यह आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने ग्राफी निरूपण किया था, तो ग्राफी निरूपण आप करके सवालों को सॉल्व कर देना, ठीक। ओके दोस्तों, अब इसके बाद सवाल नंबर 7 हल करते हैं। तो आप देखेंगे सवाल नंबर जो 7 है और सवाल नंबर जो 6 है, उसमें सिर्फ संगत चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो आप संगत, आपसे उम्मीद करते हैं आपकी संगत और असंगत चेक कर लेंगे। जैसे सवाल नंबर 7 में लगाते हैं, सवाल नंबर जो 7 की पहली सवाल है, लिखा गया था 3x + 2y = 5, ये समीकरण नंबर रहा फर्स्ट। और दूसरा समीकरण रहा 2x - 3y = 7, ये समीकरण नंबर 6 रहा। निम्नलिखित समीकरण युग्म के संगत या असंगत है, इसको चेक करना है क्या यह संगत है या असंगत है। तो आपको तो कंडीशन पता है संगत और असंगत, अभी सवाल नंबर हमने 6 को चेक किया था, और चेक करने के बाद उसका ग्राफी निरूपण करना था। लेकिन इसमें ग्राफी निरूपण नहीं करना, बस इसको चेक करना क्या यह संगत है या असंगत है। तो आपको करना क्या होगा, समीकरण 1 को उठाएंगे, ये जो x के गुणांक है उसको a1 लिखेंगे और y के गुणांक को b1 और कांस्टेंट को c1 चिन्ह सहित लिखेंगे। अगर वह माइनस होगा तो माइनस चिन्ह के साथ, अगर वह प्लस होगा तो प्लस चिन्ह के साथ। ओके दोस्तों, एकदम मस्त सवाल लगाइए घर बैठ के। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का गुणांक कितना 3, तो इसे a1 से लिखा जाता है, तो a1 बराबर हो गया 3। y का गुणांक कितना 2 + 2, तो प्लस को नहीं लिखा जाता, तो b1 बराबर क्या हो गया 2। और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट c1 बराबर कितना हो गया 5, ठीक। यहाँ पर x का गुणांक है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तो खत्म हो गया, समीकरण 1 का लिख लिया, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, जो x का गुणांक है वह a2 के बराबर होगा, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 2
और B2 बराबर हो जाएगा -3, ठीक, और C2 बराबर हो जाएगा 7 हो गया। 7 होने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे A1/A2। पिछली सवाल A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, तो आपका आ गया 3/2। 3/2 निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, B1/B2। आप देखेंगे B1 का मान 2 है और B2 का मान -3 है, तो माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2/3। जो हर में था उसे अंश में लिख दिया -2/3। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे C1/C2। जैसा निकालेंगे C1 का मान 5 और C2 का मान 7। आपने तीनों के मान निकाले, आपने देखा होगा पूरा चैप्टर ही सेम है, तो ज़्यादा सवालें लगाने से फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर तो आपको देने हैं, हमें तो देना नहीं है। हम तो सॉल्व कर चुके हैं, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक। A1/A2 = B1/B2 और फिर देखिए C1/C2। A1/A2 का मान कितना है 3/2 और B1/B2 का मान क्या है -2/3। क्या यह 3/2 -2/3 के कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इसे बोला जाता है संगत, और संगत को बोला जाता है इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा। बस हमें संगत चेक करना था, तो मैंने संगत चेक कर लिया, यह संगत है और इसका कितना हल है, अद्वितीय हल है। और बाकी सवालों को भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। और इसको मिटा दें। अब हम लोग सवाल नंबर 7 हो गया। अब हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 8 को। किसको? सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 भी एनसीईआरटी के सवाल है। सवाल नंबर 8 को सॉल्व करने के बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल को हल करेंगे, या तो सवाल नंबर 13 को हल करते हुए और पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे आप भी सवालें लगाते होंगे, या सवाल नंबर 12 या सवाल नंबर 13, एक सवाल को हल करेंगे और बाकी सवालों को आप सॉल्व करते रहिए और नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए। लिखा गया था एक आयताकार बाग। आयत का मतलब आप समझते होंगे। अगर कोई आयताकार बाग पूछ दिया या आयत की परिभाषा पूछ दिया तो आप कहोगे ना कि जो भी चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता। अगर आपने सिर्फ बता दिया जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो आयत नहीं होता, उसे क्या बोला जाता? उसे जैसे चतुर्भुज, पहले देख लीजिए, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आयत की परिभाषा क्या होती है, और एक इस तरीके से बनाते हैं। दोनों फिगर में ध्यान दीजिएगा। यह आयत है और ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। दोनों की परिभाषाओं में अंतर क्या होता है? कभी कभी आयत की लोग परिभाषा पूछते हैं तो लोग बता देते हैं कि ऐसा चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 भुजाएं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। चतुर्भुज में कितने कोण? 4 कोण। चारों कोणों का योग कितना? 360 अंश। चारों कोणों का योग कितना? 360 अंश होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने का? 90 अंश का है। तो ये क्या हो गया? आयत। तो परिभाषा आपको समझ में आया होगा आयत की। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वह क्या होता है? आयत। कभी कभी लोग आयत की परिभाषा में बस इतना बोल देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। बराबर हों क्या मतलब? यह इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर। कभी बस बराबर बोल देते हैं, तो बराबर करने से वह आयत नहीं होता, तो उसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसी वजह से दोस्तों आप आयत की परिभाषा कैसे बताओगे? जिनमें आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो, तो उसे आयत कहते हैं। तो परिभाषा हमें तो समांतर चतुर्भुज पढ़ना नहीं है, तो हमें आयत पढ़ना है, तो हम इसी वाले को उठा लेते हैं। फिर लिखा गया था जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से। चौड़ाई इसकी पता है? नहीं, तो चौड़ाई इसकी क्या मान लिया? x। चौड़ाई इसकी क्या मान लिया? x मान लिया। तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, कहने का मतलब +4। तो लंबाई हुआ कितना? x + 4। लंबाई कितना हो गया? x + 4।
चौड़ाई इसकी x माना तो लंबाई होगी x + 4, क्योंकि उसने कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक, 4 मीटर अधिक है। फिर करा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 है तो भाग की बीमाएं ज्ञात करना। तो बीमा का मतलब आप समझ रहे होंगे, बीमा का मतलब होता है भुजा, बीमा का मतलब भुजा। जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, तो इसको ये बीमा बोला जाता है। तो कह रहा था इसकी बीमाएं ज्ञात करिए। तो आप परिमाप समझते होंगे, ठीक, आयत का परिमाप। आप परिमाप समझ रहे होंगे, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। तो दोनों में पहले अंतर कन्फर्म करते हैं, तब उसके बाद सवाल लगाते हैं। जैसे कोई पूछ दिया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपके पास खेत होगा तो उसमें देखेंगे 2 लंबाइयाँ होती हैं और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। तो जो बीच का भाग होता है जिसमें आप खेती करते हो वो आपका क्षेत्रफल होता है, जिसमें आप खेती करते हो किसी चीज़ का। अगर कोई पूछ देगा कि पापा कहे कि जाओ को इसका परिमाप माप के लाओ, तो परिमाप का मतलब होता है उसमें 4 मेड़ियाँ होती हैं और चारों मेड़ियों की लंबाई ज्ञात कर लो। लंबाई ज्ञात करने के बाद सबको जोड़ दो, वो आपका परिमाप होता है। तो इसमें देखेंगे 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। अब कोई किसी के दिमाग में खुरापात चल रहा होगा कि चारों की अगर बराबर हो तो आप चारों जोड़ दीजिए, चारों बराबर होगा तब भी चारों भुजाओं का योग होता है। आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, ठीक। तो आपको करना क्या होगा, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग। कितनी भुजाओं का, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। उसमें देखेंगे 2 लंबाई होती है और प्लस कितना होता है, 2 चौड़ाई होती है। यही ना होता है, 4 भुजा तो यही ना होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर इसको कॉमन कर लें तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी, 2 कॉमन कर लिया तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो आयत का परिमाप है, अब देखो ये इसका परिमाप हो गया, परिमाप का मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप, जब मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 का आधा 5 रुपये। अगर आपके 50 रुपये हो तो उसका अर्ध कितना हो गया, 25 रुपये। तो ये कह रहा था अर्ध परिमाप, क्या कह रहा था, अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप की बात करेगा तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का, अर्ध परिमाप इज इक्वल टू परिमाप का क्या होता, आधा। और आपको अर्ध परिमाप दिया गया था, अर्ध परिमाप कितना है, 36। अर्ध परिमाप है कितना, 36 बराबर 1/2। और परिमाप आपका आया कितना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप लिखोगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का भाग है, यहाँ पे 2 का गुणा, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आपका आ गया 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने देखा लंबाई उसकी कितनी है, x + 4 और चौड़ाई कितनी है, x। तो यहाँ पे लिख देंगे। और लंबाई कितनी, x + 4 और चौड़ाई कितनी, +x बराबर, यहाँ पे हो गया 36 बराबर x और x मिला के कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। और ये हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। और 2x बराबर 36 में से 4 निकला कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और x बराबर क्या होगा, 2 डिवाइड कर देंगे तो ये 32 बाई कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो गया, 16, ठीक। और इसको डिवाइड कर देंगे और 16। x आपने माना किसको, चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 16 मीटर। जब चौड़ाई बराबर 16 मीटर तो चौड़ाई की जगह 16 लिख देंगे प्लस 4 लिख देंगे, तो 16 + 4 मिलकर कितना हो गया, 20। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यही बीमा ज्ञात करना था, जो आपकी लंबाई आ गई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितने की, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ये रहा सवाल नंबर 8। और इसमें जिसमें लंबाई बराबर 16 आ गया और चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और इस सवाल को समझते हैं। पहले इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया था, कोई आयत था। तो आप जानते होंगे आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश। ये कंडीशन जरूर बोलना होगा, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश, तो वह आयत होता। तो इसमें चौड़ाई नहीं दिया गया था तो चौड़ाई को x मान लिया। लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई क्या हो गया, x + 4, तो लंबाई इज इक्वल टू x + 4। जबकि आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। कोई आयत का मतलब होता है खेत। अगर आपसे कोई कहे खेत का परिमाप जाके माप के लाइए तो आपके जितनी मेड़ियाँ होती हैं उसमें 4 होती हैं मेड़ियाँ, चारों को जोड़ दीजिए, मतलब चारों भुजाओं का योग। जिसमें चारों भुजाओं के योग में 2 लंबाई होती है और 2 क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो मैंने लिख दिया 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन कर लिया तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर इसने कह रहा था कि जो आयत का अर्ध परिमाप था, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा,
और परिमाप का मान आया कितना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 2 से कैंसिल हो गया और लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया, जिसमें लंबाई का मान x + 4 है और चौड़ाई का मान x है। x और x मिला के 2x और यहाँ पर 4 था प्लस और इधर आके माइनस, हमने कैलकुलेशन कर लिया, x का मान आ गया 16 मीटर। तो x आपने चौड़ाई को माना था और लंबाई कितना हो गया, x + 4 मतलब 16 + 4 बराबर 20 मीटर। और ये रहा आपका आंसर। हाँ बताइए कृपा। अब दोस्तों हम लोग सवाल लगाएंगे सवाल नंबर 12। ये रहा सवाल नंबर 8। अच्छी सवाल थी जो एनसीईआरटी की थी। अब हम लोग सवाल नंबर सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 12 को। ठीक, सवाल नंबर 12 में लिखा गया था के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं है। कहने का मतलब आप लोगों ने जानते होंगे इसके बारे में, कोई हल नहीं होता है तो आपका होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले तो समीकरण लिख देते हैं। के का मान ज्ञात करना था तो आपको लिख दिया के आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मान ज्ञात करना। और जो पहला समीकरण था वो लिखा गया था 3x + y = 1, ये समीकरण नंबर 1 रहा। और जो दूसरा समीकरण रहा वो था 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर क्या रहा, 2k + 1। ये समीकरण, इसको मान लेते हैं 2। ठीक, समीकरण मिला लीजिएगा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। ठीक, ये रहा आपकी बुक के हरस्वरूप शर्मा के सवाल नंबर 12 और सवाल थी एनसीईआरटी के। और कह रहा था के का मान ज्ञात करिए और जो समीकरण युग्म दिया गया था इसका कोई हल नहीं है। ठीक, और के का मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना कंडीशन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें समीकरण 1 से वही रूल लगाएंगे जो सभी सवालों में लगाते आ रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अपने सवाल का कोई भी रूल चेंज नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x का गुणांक 3 था तो a1 बराबर कितना हो गया 3, y का गुणांक कुछ नहीं था तो y का गुणांक b1 होगा और इसे लिख दिया जाएगा 1, और बराबर 1 था तो इसे लिख दिया जाएगा c1 से, तो c1 बराबर क्या हो गया 1। फिर यहां पर समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से जो x का गुणांक था वो 2k - 1 था तो जो a2 बराबर था वो 2k - 1 है। ठीक, और फिर जो y का गुणांक है वह k - 1 है तो यहाँ पर b2 बराबर हो गया k - 1। ठीक, और जो ये कांस्टेंट है वह c2 के बराबर है तो c2 बराबर क्या हो गया 2k + 1। ठीक, यह आपने सभी मान लिख लिया। और इसके बाद आप लगाएंगे क्या, जब समीकरण एकदम सवाल जो कक्षा 10 की सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होती है, उसमें अगर आपने पढ़ के सवाल को लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर आता है। तो आप सवाल सॉल्व करने से पहले उस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और इसमें लिखा गया था कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दोस्तों जब हमने a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 सभी के मान लिख दिए तो इसके बाद लिखा गया था कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है तो कंडीशन आपकी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब हम a1 और a2 के मान रख दें। जब a1 का मान लिखा जाएगा तो a1 का मान हो जाएगा 3 और अपान a2 लिखा गया था तो a2 का मान होता 2k - 1, 2k - 1 लिख दिया इज इक्वल टू, फिर लिखा गया था b1/b2, b1 का मान 1 है और b2 का मान क्या है k - 1 तो हो गया 1/k - 1। फिर लिखा गया इज नॉट इक्वल टू, मैंने लिखा इज नॉट इक्वल टू, फिर लिखा गया c1/c2, c1 का मान 1 है और c2 का मान 2k + 1 है तो 1/2k + 1। ठीक, अब उसमें देखेंगे पहला दूसरे के बराबर है तो हम इन दोनों को उठा लें और इससे सवाल को सॉल्व कर दें। जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो k - 1 का इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, गुणा किसके साथ होगा 3 के साथ, तो आपका हो जाएगा 3k - 1। फिर इज इक्वल टू लिखा, मैंने इज इक्वल टू लिख दिया तो 1 × 2k -
1 लिख दिया तो 2k माइनस 1 हो गया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 3 का मल्टीप्लाई k के साथ हो जाएगा तो 3k हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एक कम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2k माइनस 1 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1। फिर इसके बाद 3k, यहाँ पे 2k प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखेंगे 3k में से 2k निकल गया तो k हो गया, तो k बराबर यहाँ देखेंगे 3 प्लस है और 1 क्या है माइनस, 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह प्लस है, 3 में से 1 निकला 2 और k का मान आ जाएगा 2 और यही आपका फाइनली आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो एकदम मस्त घर बैठ के सवालें आप लगाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, सवाल इतना टफ होता नहीं और बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके कोरोना वायरस की वजह के कारण और कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं, और जब कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं तो ये सब सवालें पूछने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर बैठ के सवालें लगा रहे होंगे और इसके नोट्स बना रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो आप सवालें लगाते रहिए, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।